बच्चों आवाज आ रही है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, terms. Some terms that you have got to know. Hold on, guys. Terms. टर्म में सबसे पहली टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है गाइस? सिस्टम इज समथिंग जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज सम रीजन अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी, जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग इज द रीजन जिससे सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है या कर सकता है। ठीक है बच्चों, इट इज बेसिकली रीजन which interacts या is affected by system। ठीक है बच्चों, बेसिकली ऐसे मान के चलो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स मानते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स फॉर अस। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी बेटर फील तब आएगी जब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला आते हैं ओपन सिस्टम पे। ओपन सिस्टम क्या होता है गाइस? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है which can exchange matter and energy with surroundings. There is exchange of matter and energy with surroundings. ठीक है गाइस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हमने बीकर लिया और उसमें हॉट वाटर ले लिया। And that beaker is not closed, so molecules of water can go out, right? पहले वेपर में गए, then they can go out. I mean, this part is system and the remaining part outside the system is your surrounding. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। इसको ऐसे मान के चलो, you have got a invisible boundary. फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों? ऐसी बाउंड्री है which is not visible. क्लियर है गाइस? तो दिस इज योर ओपन सिस्टम। इसमें तुम्हारा मैटर भी बाहर जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? आउट ऑफ द बीकर तुम्हारा मैटर बाहर जा सकता है। हीट का एक्सचेंज भी होता है। बीकर गर्म है, बाहर ठंडा है, तो देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ हीट आल्सो। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग्स इज पॉसिबल। दिस इज अ ओपन सिस्टम। अब आते हैं क्लोज सिस्टम पे बच्चों। देयर इज एक्सचेंज of energy but not matter। बेसिकली हमने ऊपर वाले केस में एक लिड रख दिया, तो डू यू थिंक इट विल वर्क? हाँ है ना? हमने एक बीकर लिया, हमने एक बीकर उठाया जिसमें हॉट वाटर एंड वी क्लोज्ड इट विद अ लिड। तो गाइस दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पे आते हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी between system and surroundings।
ऐसे सोचो गाइस, यू हैव टेकन अ थर्मस फ्लास्क, क्लोज थर्मस फ्लास्क, ठीक है बच्चों। तो गाइस अगर तुम थर्मस फ्लास्क लोगे, तुम्हें पता है कि उसमें तुम्हारा हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, और तुमने जैसे गर्म पानी ले लिया तो इट विल रिमेन वार्म, ठीक है ना गाइस। तो एग्जांपल क्या आ गया तुम्हारा, थर्मस फ्लास्क। ओके गाइस, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, पहली गाइस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? These are those properties which do not depend on mass of system. These are those properties which do not depend on mass of system. ये वो प्रॉपर्टीज है which do not depend on the mass of system. जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है मास पे बच्चों, राइट। प्रेशर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते नहीं कि तुम सैंपल लो, सैंपल में कंसंट्रेशन वही होती है जो तुम्हारा बड़े कंटेनर में। कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है गाइस, गुड। डेंसिटी हो गया, ज्यादा सब्सटेंस लो कम लो, डेंसिटी इज गोइंग टू बी सेम। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। अब चाहे तुम 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, 3 लीटर लो, मोलर वॉल्यूम तो सेम रहेगी। हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समथिंग यू डोंट नो, पढ़ाई नहीं है तुमने अभी, तो लीव इट एट दैट। एंड वेपर प्रेशर, गाइस वेपर प्रेशर तुम्हें पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। गाइस वेपर प्रेशर इज समथिंग वी डिस्कस्ड। वेपर प्रेशर क्या था? जैसे अगर तुमने कोई लिक्विड ले रखा है तो उसके मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू वेपर फेज एंड दे विल बी एक्सर्टिंग सम प्रेशर, राइट। जो हमने वाटर के केस में क्या देखा था, एक्वस टेंशन, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली हम वेपर प्रेशर की बात करें, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, उसमें तुम ज्यादा लिक्विड लो कम लिक्विड लो, वेपर प्रेशर इज सेम, हाँ या ना? कुछ ऐसी चीज याद आ रही है? मैंने बताई थी कि तुम लिक्विड कम लो ज्यादा लो, वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी फिक्स। सो इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एक्सटेंसिव। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम, कितना तुमने लिक्विड लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ओके, सर एक डाउट हाँ बेटा बोलो। है। सर डेंसिटी तो डिपेंड करती है मास पे। नहीं बेटा, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मतलब अगर तुमने मास ज्यादा लिया तो उसी के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, डेंसिटी इज गोइंग टू बी सेम। मतलब तुम 1 लीटर वाटर में डेंसिटी निकालो, 2 लीटर वाटर में डेंसिटी निकालो, इट इज गोइंग टू बी सेम एज लॉन्ग एज यू टेक द सेम लिक्विड। ओके सर। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज whose magnitude depends on the amount of substance present in system. एग्जाम्पल, मास, ऑब्वियसली बात है। वॉल्यूम, जितना ज्यादा सब्सटेंस लोगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। हीट कैपेसिटी, नाउ डोंट से सर हीट कैपेसिटी तो ऊपर भी आया था, दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट कैपेसिटी बच्चों। एंथैल्पी, अब गाइस सारी टर्म्स हम ऐसी यूज कर रहे हैं जो कि तुम्हें नहीं पता। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी,
गिब्स एनर्जी। ये सारे तुम्हें नहीं बताए, सारे के सारे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब समवेयर अराउंड हीट कैपेसिटी यू मस्ट बी लॉस्ट, तो लॉस्ट ही रहो, बस याद कर लो इन्हें। ठीक है गाइस, ये हमारे दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव का मतलब है अगर तुमने सपोजिंग 10 ग्राम सब्सटेंस लिया तो उसकी जो भी एंथैल्पी है, अगर 20 ग्राम लोगे तो एंथैल्पी इज गोइंग टू बी डिफरेंट, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगी। अब व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है हमें किसी भी सिस्टम की स्टेट बतानी है, तो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द प्रेशर, जस्ट अ मिनट, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर हमें कोई स्टेट बतानी है तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम बतानी है कि एक सिस्टम की स्टेट क्या है, तो हमें बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह दे रखा होगा। दोज आर द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है गाइस, ये मैं स्टेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज वी विल नाउ लुकिंग एट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। some quantities are state function, some quantities are path function. A state function is a quantity whose value depends only on the initial and final state of the system. And not on the path with which it was attained. कुछ ज्यादा ही लिख डाला हमने। क्रक्स ये है कि इट इज लाइक डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें याद है गाइस, आई मीन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो उसको अगर सोचा जाए तो इट इज लाइक अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द पाथ टेकन टू अचीव दैट स्टेट। डिस्टेंस इज योर पाथ फंक्शन। गेटिंग द फील और नॉट गाइस? राइट। तो हमारा स्टेट और पाथ फंक्शन, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है गाइस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में तुम्हारे क्या आते हैं गाइस? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। तुमने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। दे आर स्टेट फंक्शंस गाइस। अब आते हैं पाथ फंक्शन पे बच्चों। पाथ फंक्शन क्या हो गई गाइस? इट इज अ क्वांटिटी which depends on the path through which the final state is obtained. एग्जाम्पल इसमें होता है वर्क डन एंड हीट एक्सचेंज। बेसिकली W and Q, they are your path function guys। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? फैक्ट टू लर्न क्या करोगे? Q, ये ऐसी चीजें हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि याद करने की चीज है, इट मीन्स कि इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो Q क्या है? Q इज द हीट एक्सचेंज, अभी हमने ऊपर Q लिखा था, इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो गाइस इसका कुछ साइन कन्वेंशन होता है। Q की वैल्यू पॉजिटिव कब लोगे?
when heat is absorbed by system. Heat is absorbed by system. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? Q की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब सिस्टम ने हीट लूज करी, बाहर फेंक दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? When heat is given out by system. Given out, yeah, we can also use the term released by system. नेक्स्ट आते हैं, हम एक एक टर्म को डिस्कस करते जा रहे हैं। हमने क्यू डिस्कस कर लिया, अब आते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी बच्चों, इंटरनल एनर्जी। गाइस ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बेसिकली। इट इज द total energy of all molecules of a system. अब गाइस इसको हम बेसिक टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना? एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पहले हम बात करते हैं गैस की। ओके गाइस, लेट अस टॉक अबाउट गैस। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में हम तीन टाइप की एनर्जी कंसीडर करेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है गाइस, अब बच्चों अगर हम गैस में आइडियल गैस उठा रहे होते हैं तो यार आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अट्रैक्शन कोई है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। मतलब हम कहेंगे जो हमारी इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी जस्ट नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट? फॉर आइडियल गैस। ऑब्वियसली ये सारा आइडियल गैस के चक्कर में चल रहा है। और हमें बताया काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली गाइस। तो हम क्या कहेंगे? फॉर आइडियल गैस U is a function of temperature only. समझ में आया या नहीं आया? कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हेंस U is a function of temperature for a ideal gas. तो एक फिर इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। गाइस देखो, तुम्हारा प्राइमरी फोकस इन फिजिकल केमिस्ट्री शुड बी ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। कर लिया नोट बेटा? ओके। कर लेना, हो जाए तो बता देना। इतनी स्पीड में लिख रहा हूँ क्या मैं? अच्छा ठीक है यार, लिखने में ध्यान दे, कैसी बात कर रहे हो गया? कर लिया नोट? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ओके, कर लिया नोट? ऑलमोस्ट है ना, फिर तो कर सकते हो थोड़ा। ओके गाइस ध्यान दो, अभी आवाज नहीं चाहिए। फॉर आइडियल गैस मैंने तुम्हें बता दिया U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, राइट? गुड। अब आते हैं यार, U हम नहीं निकाल रहे होते, हम हमेशा क्या निकाल रहे होते हैं? डेल्टा U। U नहीं निकाला जा सकता। वी कैन नॉट फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट वी फाइंड आउट इज द एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। हम डेल्टा U निकाल रहे होते हैं। डेल्टा U बेसिकली क्या आ गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U या डेल्टा E, U या E रिप्रेजेंट्स योर इंटरनल एनर्जी।
तो गाइस एक छोटा क्वेश्चन पूछा मैं तुम्हें, आइसोथर्मल प्रोसेस में व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू या डेल्टा ई? गुड, ये कितनों को समझ नहीं आया? डेल्टा यू क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 0, हाँ या ना? भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है and u is a function of temperature constant, internal energy constant, delta u 0, हाँ या ना? अच्छा गाइस एक और चीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों? तो डेल्टा यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब आते हैं गाइस, वी आर डन विद इंटरनल एनर्जी, लेट अस गो ऑन टू वर्क डन। हमने पढ़ा था ना बच्चों, Q and W are what? Path function या state function? Q and W, path. And what was your U? Internal energy. That was a state function. ठीक है guys? Fact remember. Work done हमारा दो तरह का होता है, pressure volume work and electrical work. इलेक्ट्रिकल वर्क को नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं। अभी नहीं समझ आया होगा व्हाट आई मीन बाय प्रेशर वॉल्यूम वर्क, गिव मी सम टाइम। क्लियर है गाइस? सो लेट अस गो ऑन टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यार प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब सिंपल है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक्सपेंशन होना या कॉन्ट्रैक्शन होना, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इज योर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके गाइस, तो एक सिंपल सी चीज, ये हमने ये हमारी पिस्टन है, ये इंटरनल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है गाइस, हमें पता है एक ऑब्वियस सी चीज, एक्सपेंशन कब होगा? इंटरनल जब एक्सटर्नल से ज्यादा है या कम है? एक्सपेंशन कब होगा? व्हेन इंटरनल प्रेशर इज मोर देन या लेस देन योर एक्सटर्नल प्रेशर। ज्यादा होना चाहिए, इंटरनल ज्यादा है तो तुम्हारा एक्सपेंशन होगा, एक्सटर्नल ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट? नाउ वर्क डन is defined as minus integral pressure external dV. That is how we define work done. Clear है guys? This is the formula for minus integral of pressure external dV. ठीक है guys? This is how we define the work done. Okay, because work is done against external pressure. Work done by system is against the external pressure. This is the formula that you get. अब बच्चों एक काम की चीज, यार एक्सटर्नल प्रेशर तो बेसिकली जैसे नॉर्मल अगर हम रूम लें तो एक्सटर्नल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। आई मीन द पॉइंट बीइंग एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वी कैन टेक आउट प्रेशर एक्सटर्नल आउट ऑफ द इंटीग्रल, और इन दैट केस इंटीग्रल ऑफ डीवी डेल्टा वी बन जाएगा, हाँ है ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है गाइस? दैट इज द फॉर्मूला दैट यू गेट। फाइन, समझ गए? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब गाइस वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? एक्सपेंशन के केस में या कॉन्ट्रैक्शन के केस में? पहली चीज गाइस, वर्क डन पॉजिटिव हम तब बोलते हैं व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम। वर्क इज डन ऑन सिस्टम। अब गाइस डेफिनेशन ऑन सिस्टम थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सिंपल सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और वर्क डन नेगेटिव होता है व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम। बाय सिस्टम का मतलब हो गया एक्सपेंशन। तुम रियलाइज करोगे गाइस दो चीजें काम की, एक कॉन्ट्रैक्शन है तो वर्क डन पॉजिटिव, एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ रिमेंबर कि पॉजिटिव नेगेटिव
कब होगा, क्योंकि साइन, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है, इट इंक्लूड्स दैट साइन वाली चीज। जैसे अगर हमारा वर्क डन ऑन सिस्टम है, ऑन सिस्टम का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉन्ट्रैक्शन, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्शन में डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, आगे एक और नेगेटिव साइन है, तो तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, जो कि हमने कहा था कॉन्ट्रैक्शन के केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर एक्सपेंशन है तो ये डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव। आगे ठहरा नेगेटिव साइन, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए भी था और आ भी रहा है फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो बेसिकली वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स अस द साइन। प्रॉब्लम तब आएगी अगर क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है कि 20 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम। अब तुम्हें मतलब अगर उन्होंने ये दे रखा होता इनिशियल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, तुमने फॉर्मूला निकाल के वर्क डन निकाल लिया होता। ठीक है, यू डोंट इवन नीड टू नो कि एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये तुम्हें पता वैसे चल रहा है कि सपोजिंग उसने कहा 2 लीटर से 5 लीटर पहुंचा, तुम्हें दिख रहा है एक्सपेंशन हो रहा है और वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। दैट इज वन थिंग जो तुमने वैल्यूज डाल के निकाल लिया। ठीक है गाइस, कि माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी से। लेकिन अदरवाइज बाय चांस क्वेश्चन में कह दिया 4 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट W इज +4 नॉट -4, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम पीवी वर्क की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करें। ठीक है गाइस, हम कहेंगे पहला होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क या रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क। यार ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच अकर्स इनफाइनाइटली स्लो। हम कहेंगे दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। ये जो अभी हमने डेफिनेशन बोल दी कि रिवर्सिबल वर्क is work which occurs infinitely slow, that has got very less meaning for us. हमें ऐसी चीज चाहिए जो हमें बेटर चीज जो समझने के हिसाब से हेल्प करे। हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, तो जो भी हमारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा या नहीं होगा? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी से तुम्हारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम क्या कहेंगे, इफ प्रेशर इंटरनल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी। डीपी का मतलब हो गया वेरी स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो हम कहेंगे जो भी प्रोसेस हो रहा है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दैट विल बी अकरिंग इनफाइनाइटली स्लो, बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो दिस प्रोसेस occurs infinitely slow। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस डीपी उठा रहा होता तो हम कहते हैं इंटरनल इज मोर देन एक्सटर्नल, एक्सपेंशन हो रहा होता लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा होता। अगर हम यहाँ पे माइनस डीपी ले रहे होते तो एक्सटर्नल से इंटरनल कम है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता बट अगेन बहुत धीरे धीरे हो रहा होता। ठीक है गाइस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट in equilibrium with each other। सर हाँ बेटा, आपने प्रोसेस अकर्स के बाद क्या लिखा है? इनफाइनाइटली स्लो। हाँ, प्लस माइनस डीपी। ठीक है, ये इनफाइनाइटली पूछे थे ना बेटा? ओके हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इक्विलिब्रियम का मतलब है मूवमेंट ऑलमोस्ट कभी भी रोकी जा सकती है, क्योंकि प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल,
मतलब मान के चलो कि तुम्हारा यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा था, मैंने यहाँ पे माइनस साइन हटा दिया, प्लस डीपी था। मतलब तुम ये समझो अगर एक्सटर्नल में मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट एक्सपेंशन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप। इन फैक्ट अगर तुम थोड़ा सा और लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज रिवर्सिबल। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल है। द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। हाँ या ना, तो डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड। दैट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो गाइस इसमें काम की चीज क्या रहती है हमारी, हम कहते हैं यार वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस इंटीग्रल प्रेशर एक्सटर्नल डीवी। हाँ है ना, फिर हम कहेंगे प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल तो ऑलमोस्ट बराबर है। हाँ है ना, तो कैन वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, प्रेशर इंटरनल डीवी गाइस, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल भी डाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो वी डोंट यूज द फॉर्मूला माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी यूज द फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल ऑफ पी इंटरनल डीवी। वो जो हमने फॉर्मूला देखा था, दिस फॉर्मूला दैट वी डिस्कस्ड, this formula, this was for your irreversible process guys. This was not for reversible, this was for irreversible. Reversible के लिए मैंने अभी तुम्हें बता दिया है, ठीक है बच्चों। And you have understood why it is reversible, क्योंकि the direction can be reversed by application of small amount of pressure. हाँ या ना guys, बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बोलो। यस सर। Okay. Irreversible process guys, irreversible process क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस, प्रेशर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल। इट इज समथिंग लाइक दिस, प्रेशर इंटरनल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी। फाइनाइट डिफरेंस है बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्रेशर गाइस। तो ऑब्वियसली बात है इट अकर्स रिलेटिवली फास्ट। हाँ है ना, फटाफट हो रहा होगा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तुम जो फॉर्मूला था वर्क डन का हमारा, माइनस इंटीग्रल प्रेशर एक्सटर्नल डीवी, हम उसमें एक्सटर्नल की जगह इंटरनल नहीं डाल सकते, तो इसका फॉर्मूला एक ही रहेगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल डीवी, या हम उसे सीधा क्या बोल सकते हैं, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा। ठीक है बच्चों, प्रेशर एक्सटर्नल बाहर आ गया, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक, फाइन। ये हमारा आ गया वर्क डन इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अब गाइस अभी तक मैंने जो है जितनी भी काम की मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें कुछ काम की चीजें क्या थी, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा तुम्हारा रिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला, इरिवर्सिबल में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज रिवर्सिबल को अभी हमने प्रॉपर ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया है जिसको तुम डायरेक्टली यूज कर सको। हाँ है ना, इरिवर्सिबल का तुम्हें बताया माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। बच्चों एक थोड़ी ऑब्वियस सी चीज है लेकिन स्टिल, अगर हमारा इंटरनल से प्रेशर इंटरनल प्रेशर इनिशियल इंटरनल 10 atm है, प्रेशर एक्सटर्नल 2 atm या 1 atm, गैस क्या होगा, एक्सपेंशन होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, हैं एक्सपेंशन होगा। इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल कम है तो बाहर की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन होगा नहीं होगा। अब गाइस ये मैंने इंटरनल प्रेशर ले रखा था इनिशियली एट द स्टार्ट, अब गाइस एक्सपेंशन होगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये एक्सपेंशन रुकेगा कब, हाँ तो बेसिकली expansion will stop when pressure final is equal to pressure external। हाँ या ना, गुड, दैट्स नाइस। अच्छा बच्चों ये हो गया हमारा एक काम की चीज, बहुत कुछ ज्यादा ही काम की चीज है,
if not specified, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, process is considered irreversible. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लग नहीं रहा होता जब क्वेश्चन गलत होता है ना तो उसके बाद लगता है, ठीक है, कि अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो प्लीज प्रोसेस को इरिवर्सिबल मान के चलना। ओके गाइस, गुड। आते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइस, गाइस स्टेटमेंट समझ आई नहीं आई? भाई दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे है, अगर उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज इज गोइंग टू बी सेम, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? आई थिंक इट शुड बी क्लियर, राइट। बच्चों यार तुम्हें स्पेसिफिक हीट मैंने कभी करवाई है स्टेट्स ऑफ मैटर में? कहीं क्वेश्चन में करवा रखा हो स्पेसिफिक हीट? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को यूज किया था, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, कहीं ना कहीं करा था, फर्स्ट क्लास के एंड में करा था कहीं ना कहीं। स्पेसिफिक हीट कुछ ना कुछ बोला था एक क्वेश्चन में, बीच में हमने छोड़ दिया था। हाँ, तो गाइस इधर ध्यान दो, अभी मैं अगेन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन समथिंग दैट यू बेटर लर्न राइट नाउ इंस्टेड ऑफ आगे। कोई बात नहीं। एस क्या होता है? एस इज स्पेसिफिक हीट, इट इज द हीट required to raise temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों एक चीज समझो, अगर हमें एक बॉडी का हमें बॉडी हमें दे रखी है ऑफ सम 1 मास की, उसका हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? एस, हाँ है ना? मतलब से स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का 1 ग्राम आयरन लिया से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। अब मैंने कहा है मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से ही रेज करना है, लेकिन हमें 1 ग्राम का मास का टेम्परेचर रेज नहीं करना। वी डोंट वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मास या 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कैन वी मल्टीप्लाई दैट स्पेसिफिक हीट बाय 10? भाई अगर हमें यूनिट मास 1 ग्राम का हमें टेम्परेचर रेज करने के लिए फॉर बाय 1 डिग्री सेल्सियस द हीट रिक्वायर्ड इज एस, तो अगर हमारे पास m मास है, m मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस हाउ मच हीट हैज टू बी सप्लाइड? m into s। ये चीज समझ में आई नहीं आई? s was the heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius. We want to raise the temperature of m mass by 1 degree Celsius. This is the heat that has to be supplied. अब मैंने कहा m मास का हमें डेल्टा t से टेम्परेचर रेज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? भाई ms was the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, right? अगर हमें उस टेम्परेचर को रेज करना है बाय डेल्टा t, तो can we say this as the amount of heat that has to be supplied? हाँ है ना?
कि अगर हमें ये जो ms था दैट वाज टेलिंग अस से अगर हमें 10 ग्राम का टेम्परेचर रेज करना है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो हम स्पेसिफिक हीट को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? वेयर 2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर गाइस। हाँ या ना बच्चों? गुड। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस दे रखे हैं, एक का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1 है, टेम्परेचर t1 है, इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है, टेम्परेचर t2 है, और मैंने क्या रखा है t1 इज ग्रेटर देन t2। तो गाइस जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, उसने जीरोथ लॉ में क्या बोला है, व्हेन द बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, लेट दैट फाइनल टेम्परेचर बी T। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है, कौन सा बॉडी विल बी लूजिंग द हीट, मतलब लेट मी मार्क दिस एज A एंड B। A लूज कर रहा होगा हीट या B लूज कर रहा होगा हीट? A लूज कर रहा होगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, B हीट गेन कर रहा होगा, उसका टेम्परेचर लो है। हमने कहा A ने जितनी हीट लूज करी उतनी ही B ने गेन करी, तो कैन वी से M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस T will be equal to M2 S2 T माइनस T2। ये चीज समझ में आई नहीं आएगा, बस ये बता दो मुझे, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? भाई T इज लेस देन T1, हाँ या ना? एंड T इज ग्रेटर देन T2, हाँ या ना? बोलो गाइस। तो बस मैंने डेल्टा T में, मतलब आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T, हाँ या ना बच्चों? ऑब्वियसली जो हमें लेना भी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक गाइस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गुड, लेट अस गो ऑन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट रुको कर दो। Okay, hold on guys, here we are। टाइम लगेगा क्या बच्चों नोट करने में? 900 कर लिए। कर लिया। Okay, first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor be destroyed। ठीक है बच्चों? इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हाँ है ना बच्चों? अब गाइस सपोजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हमने हीट दे मारी, ठीक है, हीट सप्लाई करी। वो जो हीट सप्लाई करी है वो किस में जाएगी? डोंट यू थिंक इट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अगर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पास एक सिस्टम है, उसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, तुमने उसको हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब एक तरीके इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ है ना? गुड। तो अगर हम कहें क्यों तुमने हीट सप्लाई करी, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ है ना, ऑफ सिस्टम? बोलो गाइस, क्लियर है यहाँ तक? बाई चांस तुम वर्क करते हो, यू डू वर्क डन ऑन सिस्टम, तुमने कुछ वर्क किया सिस्टम के ऊपर, बेसिकली से तुमने कुछ कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? तुमने जो सिस्टम है उसकी वॉल्यूम तुमने कम कर दिया। आइडिया इज इट विल अगेन बी रिफ्लेक्टेड इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हाँ है ना बच्चों? तो कैन वी से अगर हमने दोनों काम करे, कुछ Q हीट सप्लाई करी, कुछ W वर्क डन किया, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हाँ या ना? Heat supplied to the system plus work done on the system will be result in change in internal energy of the system guys। This is basically your first law of thermodynamics का formula, ठीक है guys? Okay, तो guys यहाँ पे क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। कोई कहेगा कि से सिस्टम ने हीट रिलीज करी 15 जूल, एग्जांपल के तौर पे सिस्टम ने हीट रिलीज करी 15 जूल, वर्क डन ऑन सिस्टम है 10 जूल, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी का? क्वेश्चन में लिखता हूं, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम
is 15 joule. Work done on system is 10 joule. हमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप पूछ सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, वो तुम इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। बताओ गाइस कितना आएगा? Anybody wants to answer this question? हाँ नहीं जी, मुझे आंसर चाहिए। यूज साइन कन्वेंशन ऑल्सो प्लीज। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू जब हम यूज कर रहे हैं तो प्लीज यूज साइन। हमें पता है Q पॉजिटिव कब होता है, Q नेगेटिव कब होता है, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। मैंने तुम्हें मैग्नीट्यूड दे दिया एक तरीके से। प्लीज यूज साइन कन्वेंशन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू बच्चों। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिया है Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, उसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वर्क डन ऑन सिस्टम हो, इट कैन बी वर्क डन बाय सिस्टम। ऑब्वियसली बात है उसका साइन चेंज हो जाएगा। -5 होगा नहीं होगा? गुड, इट्स गोइंग टू बी -5। हाँ है ना, वर्क डन ऑन सिस्टम ये पॉजिटिव है, हीट रिलीज बाय सिस्टम दिस इज -15। Q प्लस डब्ल्यू करोगे इक्वल टू डेल्टा यू इज गोइंग टू कम आउट -5। मतलब तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर इज गोइंग टू बी lower obviously. Right, now let us go on to enthalpy of system, guys. Hold on just a sec. हाँ बच्चों, अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे, समथिंग न्यू। यार हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, क्यू पढ़ा, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वर्क डन पढ़ा। वर्क डन को भी फिर से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे आते, दैट इज अनदर थिंग। एंथैल्पी तुम्हें याद होगा हमने स्टेट फंक्शन में उठाया था एंथैल्पी को। एंथैल्पी इज एच, इसको हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम भी बोल देते हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं। एच इज नथिंग बट U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम गाइस। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम गाइस। समझे नहीं समझे? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ में आया नहीं आया गाइस? Enthalpy of system is internal energy of system plus pressure volume energy of system, P into V of system ले रहे हैं। P into V का प्रोडक्ट किसका? सिस्टम का। हम कहेंगे यार H इक्वल टू U प्लस PV की जगह NRT भी तो डाल सकते हो, हाँ है ना, नो बिग डील। हम कहेंगे यार U ऑफ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाँ है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो P into V दैट इज बेसिकली ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। P into V कैन बी रिटन एज NRT। अब एक चीज बताओ, अगर तुम गैस को एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एन में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, हाँ है ना, एन तो सेम होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है गैस का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या उसका टेम्परेचर छेड़ देना। आइडिया है उसमें एन कांस्टेंट रहता है। अब अगर एन कांस्टेंट है तो डू यू रियलाइज एच विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यू तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था ही, एनआरटी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, राइट। तो बेसिकली वी कैन से हेंस फॉर अ आइडियल गैस H is a function of temperature also. Clear or not, guys? For ideal gas. यहां तक कोई भी डाउट बोलो गाइस, होना तो नहीं चाहिए। एनी डाउट सो फार? गुड। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा H क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 0.2। अब हमने कहा H इज इक्वल टू U प्लस PV पे आते पहले, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला अगेन। हम कहेंगे इस पूरे में डेल्टा दे मारो, डेल्टा H, वी वांट टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट एंथैल्पी, वी वांट टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज। जैसे इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लेते, अब हम क्या निकाल रहे हैं? एंथैल्पी चेंज बच्चों। तो कैन वी से वी विल हैव डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, विच इज नथिंग बट
डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, हाँ है ना? बोलो गाइस, डेल्टा ऑफ पीवी मतलब पीवी फाइनल माइनस पीवी इनिशियल, और क्या करोगे बोलो, ठीक है। और इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे यार, पीवी की जगह हम एनआरटी भी ले सकते हैं ब्रैकेट में, डेल्टा ऑफ एनआरटी। मैंने तुम्हें बताया था एन तो कांस्टेंट है, प्रोसेस की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, हाँ है ना गाइस? पे भी जेई मेन में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है गाइस। और तुम यहाँ से रिलेट भी कर गए हो कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेसिकली तुम्हारा डेल्टा एच आउट क्या आने वाला हुआ गाइस? जीरो। डेल्टा एच इज गोइंग टू कम आउट जीरो। अब आते हैं गाइस समथिंग, मतलब वी आर डन विद दिस पार्ट, लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्रा वी आर गोइंग टू डिराइव। हम कहेंगे डेल्टा एच निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच निकालना चाहोगे तो क्या होगा गाइस? ऊपर वाले फॉर्मूले में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब अगर तुम्हें ऐसे मान के चलना गाइस, आसान ये रहेगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसको समझो और उसके बाद ऊपर वाले फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि जो भी हम करने वाले हैं, जो भी हम फर्दर डिराइव करने वाले हैं, वो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव कर रहे हैं। इफ यू नो द अपर फॉर्मूला यू डोंट नीड टू लर्न द अदर फॉर्मूले जो कि मैं अभी निकालने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना समझ में आना जरूरी है। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा ऑफ पीवी में पी तो कांस्टेंट आ गया, पी को बाहर निकाल सकते हो, हाँ है ना बच्चों? तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? प्लस पी डेल्टा वी, गुड। और अगर मैं डेल्टा एच को एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो क्या होगा? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। बेसिकली v is constant, तो v into p2 minus p1 if you can understand that, हाँ है ना बच्चों? Very nice, that is what you get, good, okay, nice। कई बार हम डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी लिखते हैं ना, उसको इसी मतलब इन्हीं दो फॉर्मूले को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, डेल्टा पीवी को लिख देते हैं पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, दैट इज हाउ वी राइट इट डाउन, assuming p to be constant, assuming v to be constant। ये ऐसे लिख देते हैं, you don't have to learn this formula, as simple as that। ये हमने कुछ नहीं किया, डेल्टा पीवी को एक बार p कांस्टेंट करके v को चेंज कर दिया, एक बार v कांस्टेंट करके p को चेंज कर दिया, दैट इज व्हाट यू हैव डन, यू डोंट नीड टू लर्न। एक बार दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू गाइस, आई डोंट नीड एनी अदर थिंग, बस ये हमें चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। बच्चों तुम्हें याद है वर्क डन हमने दो तरह का देखा था, बोलो गाइस, वर्क डन किस तरह का था? मैंने वर्क डन को क्या लिखा था, एक तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको हमने होल्ड ऑन हियर दिस, इसको एक्चुअली आई शुड हैव, ये मेरे को एकदम से आई रियलाइज कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलना चाहिए मुझे, रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला निकाल ले, ठीक है बच्चों? एनीवे इट डजंट मैटर ओवर है, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो तुम्हारा वर्क रिवर्सिबल वर्क निकाल लें, बट बेटर टर्म वुड बी रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क, एनीवे, ठीक है गाइस, लेट अस कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे बच्चों। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। यार आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों? आइसोथर्मल का मतलब याद है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट, वेरी नाइस। यार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देखो गाइस वो फॉर्मूला तो चल ही रहा है, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर? जीरो हो जाएगा, दिस इज गोना बी जीरो। डेल्टा एच भी क्या आएगा इनफैक्ट? जीरो। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज जीरो, गुड। तो एक तरीके हम ये कह सकते हैं, सपोजिंग तुमने हीट दी सिस्टम को, Q पॉजिटिव है, ध्यान से देखो गाइस, हमने हीट दी सिस्टम को, ठीक है गाइस? अगर तुम हीट दोगे सिस्टम को तो वो सारी हीट किस में जा रही है गाइस? वर्क डन में, बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा होगा, हाँ है ना? Q पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव एक्सपेंशन, जो भी तुमने हीट दी दैट हैज गॉन इनटू एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्लियर और नॉट? गुड, वी आर डन विद आइसोथर्मल प्रोसेस, लेट अस गो ऑन टू adiabatic process।
यार ये तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ा है बताओ? नहीं पढ़ा ना। ये होता है जिसमें देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसकी याद आ रही है बच्चों? आइसोलेटेड, बोलो गाइस। उसमें देयर वाज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब हमारा Q जीरो, हाँ है ना, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में हमारा यहाँ पे क्या जीरो आ गया बच्चों? Q उड़ गया। तो गाइस अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं एडियाबैटिकली तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा? एक्सपेंशन कर रहे हैं एडियाबैटिकली, टेम्परेचर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन कर रहे हैं, वर्क डन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा यू नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर तुम एडियाबैटिकली एक्सपेंशन कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, हाँ या ना? अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है या नहीं है? ओके, नेक्स्ट आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो गया? P कांस्टेंट। यार यहाँ पे तुम्हारा Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में तो कुछ भी नहीं होने वाला, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? देयर इज नथिंग स्पेशल दैट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। हाँ, वर्क डन में एक काम की चीज क्या होती है कि द फॉर्मूला बिकम माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी या प्रेशर डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी बन जाता है। प्रेशर एक्सटर्नल की बजाय वी यूज द फॉर्मूला माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर, जस्ट लर्न इट। प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी की बजाय वी कैन यूज माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी, दैट इज व्हाट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई, बच्चों बताओ। गुड, फाइन। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, अच्छी फील आएगी। वर्क डन को डालो तो Q विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक काम करो, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, हाँ या ना बच्चों? अभी तुम रियलाइज करने वाले हो एक चीज कि अगर तुम इसका रिजल्ट याद कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बड़ी सुखद हो जाएगी। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आया नहीं आया बच्चों? गाइस अभी तक तुमने एक चीज मैं रिवाइज करवा दूं कि जो तुम्हारा प्रेशर एक्सटर्नल है वो अभी तक तुमने सिर्फ एक जगह देखा है, वो है तुम्हारा इरिवर्सिबल वर्क में, हाँ है ना? और कहीं भी प्रेशर एक्सटर्नल तुमने ऑब्जर्व नहीं किया है। गुड। अब मैं कह रहा हूँ Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर? उसका एक्सप्रेशन क्या बनता था? डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या था? जस्ट लुक एट द फॉर्मूला जहाँ पे हमने एंथैल्पी चेंज देखा था। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ही था। गुड। हमने कहा ये हीट एक्सचेंज की वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो हमारा Q का एक्सप्रेशन बना है ये क्या है? दिस इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हम देख रहे हैं। नाउ दैट इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सिस्टम। दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। समझ रहे हो गाइस? क्लियर है यहाँ तक? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम। मतलब ऐसे मान के चलो, अगर तुमने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी सिस्टम को एट कांस्टेंट प्रेशर तो तुम्हारा एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, मतलब एंथैल्पी में जो चेंज आया सिस्टम का वो कितने का आया? 10 का। 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी तो एंथैल्पी में भी राइज आ गया बाय 10। क्लियर है गाइस? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम में राइज आ गया बाय 10। ओके। अच्छा गाइस एक और चीज, ये जो एंथैल्पी है इसको मतलब इस फॉर्मूले को देखो, लेट्स ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला गाइस। हमने कहा ऊपर वाले फॉर्मूले से एक चीज रिलेट करो। हमने कुछ हीट सप्लाई करी, यार वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसने टेम्परेचर रेज किया, वन थिंग, और उसने कोई एक्सपेंशन वर्क किया, हाँ या ना? जो भी तुमने हीट सप्लाई करी एट कांस्टेंट प्रेशर उसने दो काम करे, टेम्परेचर रेज किया और एक्सपेंशन वर्क किया होगा, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? इसको मैं लिख दूं,
heat supplied, that Q, heat supplied, did two things. It raised temperature and did expansion work. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? मतलब कुछ वर्क किया उसने, राइट और रॉन्ग? इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, ये प्रेशर इंटरनल है बेटा, पी इंटरनल। यहाँ पे जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया है वो हमने माइनस प्रेशर इंटरनल डीवी का इंटीग्रल किया है। मतलब वी डिड नॉट गो फॉर माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी वेंट फॉर माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी वर्क डन। आइसोबैरिक में हमेशा हम यही फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी यूज प्रेशर इंटरनल डेल्टा वी विद अ नेगेटिव साइन। अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे बच्चों। Let us go on to isochoric process. Isochoric process क्या होता है guys? V constant, volume constant. यार वॉल्यूम कांस्टेंट है, डू यू रियलाइज बच्चों? यार यहाँ पे तो तुम्हारा वर्क डन 0 आ जाएगा, हाँ है ना? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रल, हाँ है ना? यार अगर तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, डीवी तुम्हारा 0 है, तो वर्क डन तो 0 निकल के आने वाला हुआ। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव dv इक्वल टू 0। ये dv लिखा है मैंने, मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो तुम u से कंफ्यूज होने वाले हो। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, हाँ है ना? तो गाइज यहां से जो भी तुमने हीट सप्लाई करी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे जो हीट सप्लाई करी गई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करी गई है। डू यू रियलाइज इट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम, हाँ या ना? अब ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला ठहरा, ये हमारा नीचे वाला फॉर्मूला ठहरा। नाउ दीज आर द टू फॉर्मूले दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर ऑलवेज, कि अगर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट हीट जो भी सप्लाई करी गई दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम। और अगर तुमने वही हीट सप्लाई करी होती कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम। क्लियर है गाइस? फाइन। जो भी हीट सप्लाई करी, एक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे इट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम बच्चों, हाँ या ना? अच्छा गाइस, आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम्हें याद होगा मैंने बताया था तुम्हें, डेल्टा एच किसके बराबर होता है गाइस? डेल्टा एच अगर मैं प्रोसेस में देखना चाहूं, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, है ना? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी डेल्टा पी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? वेरी गुड। तो इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि जब तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो डेल्टा ऑफ पीवी की जगह वी डेल्टा पी बन जाता है, राइट? फेयर एनफ। अब गाइज यहाँ पे हमने जो दो फॉर्मूले करे क्यूपी और क्यूवी के, ऐसे समझो हमने दोनों में 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी थी। कांस्टेंट वॉल्यूम में जब 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी, वो सारी की सारी एनर्जी किस में गई? टेम्परेचर रेज करने में। इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है ना, एंड इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तुमने जो हीट सप्लाई करी, जो भी तुमने हीट सप्लाई करी, उसने तुम्हारा टेम्परेचर रेज किया बाय सम अमाउंट। यहां पे जब तुमने हीट सप्लाई करी, ठीक है गाइस, यहाँ पे जब तुमने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी तो उसने टेम्परेचर भी रेज किया और एक्सपेंशन में भी वर्क किया, तो टेम्परेचर रिलेटिवली कम रेज हुआ होगा इन दिस केस, हाँ या ना? मतलब तुमने वही हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करी तो तुम्हारा टेम्परेचर रेज ज्यादा आया, कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करी तो दैट हीट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू थिंग्स, एक टेम्परेचर रेज करने में और एक तुम्हारा वर्क करने में। तो इफ यू वांट सेम टेम्परेचर रेज इन बोथ द केसेस, दोनों में हमें सेम टेम्परेचर रेज चाहिए, तो डू यू रियलाइज कि कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम? ये बताओ मुझे। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इफ यू वांट सेम राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे थोड़ी हीट वेस्ट हो रही है
जो हीट सप्लाई करी, थोड़ी हीट इज गेटिंग वेस्टेड इन डूइंग दैट वर्क, हाँ या ना? सो फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, इसको मैं कहीं लिख दूं, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर heat supplied at constant pressure is more than heat supplied at constant volume, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? फेयर एनफ। अब आते हैं हीट कैपेसिटी पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू हीट कैपेसिटी गाइस। पहला हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुम्हारा एक स्पेसिफिक हीट आएगा और एक मोलर हीट कैपेसिटी आएगा। हीट कैपेसिटी में फर्स्ट लेट अस डिस्कस हीट कैपेसिटी ओनली, which is denoted by symbol C. It is the heat required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius. It is the heat required to raise temperature of system by 1 degree Celsius. Do you realize guys, यहाँ पे mass की term has already been incorporated, हाँ या ना? तो अगर हमें हीट जो हमें सप्लाई करनी पड़ी वो चाहिए, इट विल बी सिंपली C डेल्टा टी, हाँ है ना? भाई हमें सपोजिंग क्या रखा है, 100 जूल एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा भाई 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज किया तो तुम्हारे को कितनी हीट देनी पड़ी, 100 × 2। तो वही मैंने फॉर्मूले में लिखा है, C डेल्टा टी इज द हीट दैट यू हैव टू सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, हाँ या ना बच्चों? इफ डेल्टा टी इज द raise in temperature that you want, then C delta T is the heat that you have to supply. दूसरा आता है स्पेसिफिक हीट पे बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिखते हैं, डिनोटेड बाय लेटर S। ये क्या है बच्चों? इट इज द हीट, फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक बार मैं लिख चुका हूँ वैसे। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम के जाए 1 kg भी रखा है, यूनिट मास है, इट डिपेंड्स कि यूनिट्स में तुम्हें क्या दे रखा है। जब एस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो वो केजी दे रखा है, पर केजी दे रखा है, पर ग्राम दे रखा है। ओके बच्चों, तो आइडिया क्या है कि अगर हमें हीट सप्लाइड यहाँ पे चाहिए तो विल बी MS डेल्टा टी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? 1 ग्राम की बजाय अगर हमें M ग्राम चाहिए तो MS से मल्टीप्लाई करो, और अगर हमें 1 डिग्री की बजाय डेल्टा टी से टेम्परेचर रेज चाहिए तो यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? तो अगर तुम ऊपर वाले को और नीचे वाले को रिलेट करो तो C डिनोट्स योर MS, हाँ या ना? C इनकॉर्पोरेट्स द मास। अब आते हैं थर्ड पे बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी गाइस, डिनोटेड बाय CM। इट इज द हीट required to raise temperature of 1 mole by 1 degree Celsius। तुम रियलाइज कर सकते हो, अगर 1 मोल के लिए CM हीट चाहिए टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए अगर तुम्हें CM हीट चाहिए तो N मोल्स के लिए इट विल बी NCM डेल्टा टी, हाँ या ना? बताओ गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? CM was the heat required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. तो N moles का डेल्टा T से टेम्परेचर रेज करने के लिए दिस इज द हीट दैट हैज टू बी सप्लाइड, हाँ या ना? अब गाइस ये तुम्हारी मोलर हीट कैपेसिटी, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी की 2 फॉर्म्स है। हीट कैपेसिटी या रेदर जो मोर कॉमनली है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी की तुम्हारी 2 फॉर्म्स हैं। एक एट कांस्टेंट प्रेशर, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
This is denoted as Cp, this is denoted as Cv. तुम्हें पता होना चाहिए गाइस, ये हमारा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे होते हो हीट, तो तुम्हारा लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज दैट टेम्परेचर, ठीक है ना। और अगर तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर पे वही रेज इन टेम्परेचर चाहिए, तो यू हैव टू सप्लाई मोर हीट। हाँ या ना बच्चों। तो आइडिया क्या है गाइस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और तुम हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो गाइस एनसीएम डेल्टा टी फॉर्मूला चल रहा होता था, अभी लिखना मत गाइस, ये फॉर्मूला चल रहा होता था, है ना। यहाँ पे हम सीएम का क्या लेंगे, एनसीवी डेल्टा टी। हाँ या ना बच्चों। गुड, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। हम कहेंगे लेकिन यार हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम, राइट और रॉन्ग। गुड, दिस वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एनसीपी डेल्टा टी बन जाएगा ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, राइट और रॉन्ग। गुड। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा यू ऑफ सिस्टम को कई बार हम किससे निकाल रहे होते हैं, एनसीवी डेल्टा टी से निकाल रहे होते हैं। डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर अगर तुमने किया है, कांस्टेंट प्रेशर भी किया है, तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कैसे निकल जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी से। समझ में आया नहीं आया गाइस। मतलब डेल्टा यू ऑफ सिस्टम निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला वी यूज, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज। बेसिकली जितना भी मैंने अभी बताया है उसमें हीट कैपेसिटी वाज इंपॉर्टेंट। अभी जो मैंने उसके बाद बताया, एक बार मैंने बीच में पहले बताया था ना कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं तुम्हें सबसे काम की चीज यही कहूंगा, दीज फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी डायरेक्टली यूज टू गेट अवर आंसर। हाँ या ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहाँ पे हमने एक चीज अज्यूम कर ली कि जो तुम्हारा सीपी और सीवी है दे आर कांस्टेंट। हाँ है ना, वी अज्यूम दैट सीपी एंड सीवी आर कांस्टेंट, दे माइट बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दे एक्चुअली आर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हमारा टेम्परेचर के फंक्शन है ये, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन सीवी डेल्टा टी, डोंट यू थिंक वी शुड यूज एन सीवी डी टी का इंटीग्रल। हाँ या ना। इफ वी आर गिवन Cp and Cv as functions of temperature, हमें दे रखे हैं, ठीक है, तो हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला विल बी इंटीग्रल एन सी वी डी टी, और डेल्टा एच विल बी इंटीग्रल एन सी पी डी टी गाइस, गोइंग फ्रॉम टेम्परेचर इनिशियल टू टेम्परेचर फाइनल। ठीक है गाइस, गुड। अच्छा एक चीज और, सीपी और सीवी में ज्यादा कौन सा होगा, विच इज गोइंग टू बी बिगर, सीपी, सीपी इज गोइंग टू बी बिगर। भाई तुम्हें ये पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर अभी तुम्हारा सिर के ऊपर से थोड़ा निकलना शुरू हो गया होगा, आई गॉट अ फीलिंग अबाउट दैट, थोड़ा थोड़ा अभी और जाएगा, चिंता मत करो कि अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आने वाले हैं, ठीक है। एनीवे इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, कि मैं क्या बता रहा था, सीबी इज ग्रेटर देन सीवी। क्यों भाई, हमारा सीएम, बेसिकली सीएम की डेफिनेशन देखो, इट वाज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे तो तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ रही होती है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो सीपी की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सीवी। जो हमने वहां पे पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोर हीट हैज टू बी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर बाय अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डेल्टा टी से हीट मतलब टेम्परेचर रेज करने के लिए मोर हीट हैज टू बी सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। गुड। अब सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन इज Cp is equal to Cv plus R. There is a relation between Cp and Cv. ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। ये कहाँ से आया उसको देख लेते हैं, हम कहेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। PV की जगह हम nRT भी लिख सकते हैं। डेल्टा H हमारा क्या था, NCP डेल्टा T, राइट।
डेल्टा यू क्या था, NCV डेल्टा टी, और डेल्टा ऑफ NRD को क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा टी. You cancel this out, you will have Cp equal to Cv plus R. Crux ये है, बाहर में गया ये सब, you just learn the formula. That's the easy way out. Cp is equal to Cv plus R. ठीक है बच्चों. Now let us go on to something जो totally off the topic चले गए हम. That is your gamma. Gamma is defined as Cp by Cv. Okay. Gamma tells us about atomicity of gas. It tells us about atomicity of gas. कि उस गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है इनसाइड अ मॉलिक्यूल. दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गामा. उसके लिए समथिंग यू नीड टू नो इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके गाइस, तो एक चीज फॉर अ मॉलिक्यूल having n atoms, total degree of freedom कितना होता है, is 3n. ठीक है बच्चों. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. ठीक है बच्चों, इन तीनों के हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे. ओके. पहली चीज गाइस, ये जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन. दे कंट्रीब्यूट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो अंडरस्टैंड ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इसमें हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टू द काइनेटिक एनर्जी. इट कंट्रीब्यूट्स half kBT to the kinetic energy of the gas molecule. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हर एक जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, सपोजिंग 3 आ रही है, तो तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रही है ट्रांसलेशनल, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 3/2 kBT, 3 × 1/2 kBT, जो कि तुम्हें फॉर्मूला तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था. वहां पे इफ यू रिमेंबर वी आर ओनली कंसीडरिंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. हम कह रहे हैं एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी में कितना आ रहा है, ½ kBT. ठीक है. वाइब्रेशनल का कितना आता है, वाइब्रेशनल का हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करता है, kBT. तो ये तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाइब्रेशनल को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते एट रूम टेम्परेचर. इसका डिग्री, इसका बेसिकली it is only included at very high temperature. इसको हम वेरी हाई टेम्परेचर पे ही इंक्लूड कर रहे होते हैं. ठीक है गाइस. रूम टेम्परेचर पे हम वाइब्रेशनल को काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन टू काइनेटिक एनर्जी वी डू नॉट कंसीडर. ठीक है गाइस. अब आते हैं मोनोएटॉमिक गैस पे. मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियॉन, बेसिकली इनर्ट गैसेस की बात कर रहा हूं मैं. इनमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, इनमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी पर गैस मॉलिक्यूल, 3/2 kBT, 3 × 1/2 kBT. ठीक है बच्चों.
इनके अंदर तुम्हारा रोटेशनल नहीं होता, वाइब्रेशनल नहीं होता। ठीक है गाइस, मोनोटॉमिक में। अब आते हैं डायटॉमिक पे बच्चों। डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस में जैसे लो O2 N2 H2, यू गेट द आइडिया, हाँ है ना। इनमें हमारे ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है। गैस ट्रांसलेशनल 3 होता है, वाइब्रेशनल हमारा 2 होता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, और हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल कितना होगा, 1। टोटल 6 होता है ना गाइस। वाइब्रेशन को हम सिर्फ कब कंसीडर करेंगे, जब व्हेन वी टेक वेरी हाई टेम्परेचर, अदरवाइज वी डोंट कंसीडर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका कंट्रीब्यूशन एनर्जी में हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं वाइब्रेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर गाइस। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो टोटल कितनी आएगी गाइस, आई एम नॉट कंसीडरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। रोटेशनल और जो ट्रांसलेशनल है उनका हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मान रहे होते हैं, हाफ kBt, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 kBt। गुड। अब आते हैं ट्राइएटॉमिक गैस पे बच्चों, फैक्ट टू लर्न। ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस को कई बार हम पॉलीएटॉमिक भी बोल देते हैं। पॉलीएटॉमिक गैस, इसमें बच्चों हमारे 2 केस बनते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल गाइस। ठीक है, तो पहले आते हैं नॉन लीनियर पे। ये एग्जैक्टली तुम्हारा गामा, सीपी, सीवी कैसे हेल्प करने वाला है, ये हम या तो आज की क्लास में एंड में समझेंगे या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, सो यू डोंट वरी कि सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कहाँ से बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उनको हम यूज कैसे करेंगे, गिव मी सम टाइम, उसके बाद सारा समझ आ जाएगा। तो गाइस नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जैसे H2, तुम्हें पता ही नहीं पता है इसकी बेंड शेप होती है। इसमें तुम्हारा ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा। यहाँ पे ट्रांसलेशनल 3 होएगा, रोटेशनल 3 होगा, और टोटल हमारा कितना होता है गाइस, 3 अगर एटम्स हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 9, तो वाइब्रेशनल भी 3 होगा। ठीक है गाइस, बेटा ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, फैक्ट टू लर्न। ठीक है, हाँ 2 थे, इसमें 3 है। बेटा इसको हम ऐसे मान के चल रहे होते हैं कि कितने एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा सकता है उसको, उस मॉलिक्यूल को। अब यहाँ पे यू हैव गॉट अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो देयर आर रोटेशंस पॉसिबल अबाउट डिफरेंट एक्सिस, तो उस हिसाब से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे होते हैं। जैसे ट्रांसलेशनल तो बड़ा आसान है समझना कि एक्स वाई जेड के अलॉन्ग देयर आर 3 डायरेक्शंस। नाउ दिस इज अबाउट एक्सिस के कितने एक्सिस के अबाउट उसे रोटेट किया जा सकता है मॉलिक्यूल को, तो उस हिसाब से इट वाज सीन कि इट इज 3। वाइब्रेशन को हमने टोटल माइनस वो कर दिया याद करने के लिए, वैसे तुम याद ही कर लो, इसे बेस्ट यही है। इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, वी वोंट बी गोइंग इनटू कि यार डिग्री ऑफ फ्रीडम में कहां से आया, विल बी यूजिंग इट डायरेक्टली। बेटा मान के चल रहे होते हैं कि 3 एक्सिस के अंदर उसकी मूवमेंट पॉसिबल है, एक्स वाई जेड, वहां से तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया ड्यू टू मूवमेंट अलोंग 3 एक्सिस, तो उसका हमने 3 ले लिया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं, दैट इज अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट रोटेशन, याद करो, दैट इज इजी। ठीक है, दैट इज मच मोर इजियर देन समझाना। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अच्छा बच्चों यहाँ पे कोई मुझे बताएगा व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ। वाइब्रेशन को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हम, नॉर्मल टेम्परेचर 3 kBt है ना, फेयर ना। अब आते हैं दूसरे पे, लेट अस कंसीडर लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2।
लेट अस टॉक अबाउट CO2। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा ट्रांसलेशनल होता प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, लेकिन इसमें तुम्हारा जो रोटेशनल होता है वो कितना होता है बच्चों? 2। क्लियर है गाइस? जहां तक समझ आया नहीं आया? याद, वेरी नाइस, इट वाज नाइस। अब बच्चों देखो, गामा का फॉर्मूला क्या होता है यार? गामा इज 1 + 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। CV होता है R/γ-1। CP होता है, बेसिकली तुम्हें याद है CP/CV वाज गामा, तो दिस इज गोइंग टू बी गामा R/γ-1। इसमें तुम्हारे ओवरलैपिंग फॉर्मूले अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है गाइस, ये 3 फॉर्मूले हैं CV निकालने का। इफ यू नो द गामा, गामा कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द गैस दैट वी हैव टेकन, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। CP/CV इज गामा, तो वहां से हमने CP को लिख दिया गामा इंटू CV गाइस। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। और हमारा ये फॉर्मूला कैसे निकला? मतलब ये तो तुमने ऐसे निकाला CP/CV इज गामा, ये कैसे निकल के आया? हमें पता है गामा इज CP/CV एंड वी नो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। हाँ है ना बच्चों? यू सॉल्व दिस टू, यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन बच्चों। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट। एनीवे, क्रक्स तो ये है कि फॉर्मूला याद है, इट्स फाइन। अब आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्रायटॉमिक गैस। जैसे होता क्या है, बाई चांस तुमने गामा निकाला क्वेश्चन के अंदर, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि तुम्हारी गैस मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है। यू नीड अ रिलेशन। हमने क्या पढ़ा था कि गामा टेल्स अस अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो अब हम देखते हैं गामा की वैल्यू। मोनोटॉमिक, बच्चों मोनोटॉमिक में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कंसिडर कर रहे होते हैं गाइस? डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कितनी काउंट कर रहे होते हैं? ट्रांसलेशनल की होती है सिर्फ 3। 3 इसमें डालो, फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? 5/3 आएगा, नहीं आएगा? गुड। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हम मोनोटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशनल उठा रहे होते हैं, ओके। यहां से CV क्या आएगा बच्चों? फॉर्मूले में डालो, यू आर गोइंग टू गेट CV as 3/2R। CP क्या आएगा बच्चों? 5/2R। ठीक है गाइस, डायटॉमिक पे आते हैं। डायटॉमिक में तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने उठा रहे होगे बच्चों तुम? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन उठा रहे होगे, टोटल कितनी आएगी बच्चों डायटॉमिक में? 5। यहाँ पे 5 डालो, क्या आएगा? ये लेव 7/5, हाँ है ना? विच इज गोइंग टू गिव अस 1.40। CV की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? CV इज गोइंग टू बी 5/2R। हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम क्यों क्या उठाओगे? रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, सॉरी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, 3 + 2 5, वही किया है। एंड CP इज गोइंग टू बी 7/2R। ओके, कर लो नोट। अब आते हैं ट्रायटॉमिक। ट्रायटॉमिक जब दे रखा है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, विल कंसिडर नॉन लीनियर बच्चों, ठीक है। तो गाइस नॉन लीनियर में तुम्हारा गामा कितना होता था गाइस? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते थे? 6। फॉर्मूले में डालो, गामा की वैल्यू क्या आएगी? हाँ है ना बच्चों? यही आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो। CV will be equal to 3R and CP will be equal to 4R guys। हाँ बच्चों, ये बताओ ओवरलोड हुआ है नहीं हुआ?
Okay, hold on, guys.